जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, और फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो चलिए आज सेट नंबर 10 को हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो पहला सवाल है कि जब हम अपने पैर से किसी पत्थर को मारते हैं और पत्थर पैर के समान और विपरीत बल लगाता है, यह स्थिति न्यूटन को किस नियम को दर्शाता है? तो ये न्यूटन का जो है वो तीसरा नियम को दर्शाता है। न्यूटन का तीसरा नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होता है। इसका अर्थ है कि यदि कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरा वस्तु भी समान परिणाम लेकिन विपरीत दिशा में बल लगाती है। दिए गए परिदृश्य में जब जब हमारे पैर पत्थर पर बल लगाता है तो पत्थर भी पैर के समान विपरीत बल लगाता है। पत्थर द्वारा पैर पे लगाए गए बल को हम प्रतिक्रिया के रूप में महसूस करते हैं। तो ये न्यूटन का थर्ड लॉ हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस कारक से पृथ्वी और चंद्रमा पर एक व्यक्ति का भार भिन्न भिन्न होता है? कौन सा रीजन है? तो वो रीजन है चंद्रमा का जो निम्न गुरुत्वा बल के कारण होता है। भार जो भार है वो गुरुत्वाकर्षण द्वारा एक पिंड पर लगाए गए बल है जो गुरुत्वाकर्षण त्वरण पर निर्भर करता है। चंद्रमा चंद्रमा का जो द्रव्यमान होता है वो पृथ्वी से काफी कम होता है, जिसके कारण वो क्या होता है कि गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से केवल एक चौथाई। अगर पृथ्वी में किसी का द्रव्यमान अगर 60 है तो इसका जो चांद पर इसका जो द्रव्यमान होगा वो द्रव्यमान 10 होगा। 60 का 1/6। तो द्रव्यमान क्या होता है, बदलता रहता है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा सिर्फ द्रव्यमान बदलता है, लेकिन अगर ये छोटा जी जिसको हम लोग बोलते हैं ये बदलता है। लेकिन मास की बात करें, मास बदलता है, सॉरी इसे मास बोलते हैं, लेकिन ये जी द्रव्यमान, ये बड़ा जी का मान ये कांस्टेंट रहता है, ये कहीं भी नहीं बदलता है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, एक वस्तु का द्रव्यमान 2 गुना होने पर वस्तु का बीच का जो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? तो गुरुत्वाकर्षण बल जो हम लोग क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल जैसे दो पिंड है, दो पिंड के बीच में जो ये जी है ये जी कांस्टेंट रहता है और इसमें मास 1 और मास 2 और इसके जो बीच की दूरी रेडियस इसका स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है ना गुरुत्वाकर्षण बल का। अब यहाँ पे बोल रहा है कि अगर द्रव्यमान को 2 गुना कर दिए, जो द्रव्यमान है इसको क्या कर देते हैं 2 गुना। अगर द्रव्यमान को 2 गुना करेंगे तो यहाँ पे जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये भी 2 गुना हो जाएगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल 3 गुना हो जाएगा नहीं, तो गुरुत्वाकर्षण बल भी क्या हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, कौन सा जीव त्वचा से सांस लेता है? तो सांस जो है ये केंचुआ त्वचा से सांस लेता है। केंचुआ एक एनेलिडा जाति का जीव है जो मुख्य रूप से नमी मिट्टी में रहता है। इनमें फेफड़ा नहीं होता है, इसलिए ये अपने पतली और नम त्वचा के माध्यम से गैस का आदान प्रदान करती है। ये हवा में ऑक्सीजन केंचुए जो है वो त्वचा के नमी में घुल जाती और सीधा रक्त प्रवाह में चली जाती है, और इसी तरह से वो क्या करता है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड जो छोड़ता है ये भी त्वचा के माध्यम से ही छोड़ता है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, केंचुआ। बढ़ते हैं अगले सवाल। अगला सवाल है कि धारा मापी जिसे गैल्वेनोमीटर हम लोग बोलते हैं को किससे जोड़ करके वोल्ट मापी वोल्ट मीटर में बदल दिया जाता है? तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध है, श्रेणी क्रम में हाई प्रतिरोध से। और धारा मापी मूल रूप से एक विद्युत प्रवाह को मापने वाला एक उपकरण है। इसे वोल्ट मापी में बदलने के लिए इसकी कुंडली के साथ श्रेणी क्रम मतलब सीरीज में उच्च प्रतिरोध हाई रेजिस्टेंस के साथ जोड़ दिया जाता है। यह उच्च प्रतिरोध परिपथ में धारा को कम करता है ताकि उपकरण दो बिंदु के बीच का जो विभवांतर को प्रभावी ढंग से माप सके। श्रेणी क्रम में जुड़े इस प्रतिरोध को जो श्रेणी क्रम में जो जुड़े प्रतिरोध का मान ही वोल्ट मापी के मान के बराबर होता है। तो यहाँ पे धारा मापी क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम को उच्च प्रतिरोध। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर। अगला सवाल है कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो प्राकृतिक चयन का जो सिद्धांत है वो चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। डार्विन साहब ने कहा था कि एक पद्धति जीव विज्ञान है। उन्होंने विकसित विकासवाद के सिद्धांत की दुनिया के सामने में रखा था
कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत के अनुसार जो जीव अपने पर्यावरण के अनुसार खुद को ढाल लेता है, उनकी जीवित रहना और वंश बढ़ाने की संभावना अधिक हो जाती है। डार्विन ने बताया कि प्राकृतिक केवल उन्हीं गुणों को अगली पीढ़ी में भेजता है जो अस्तित्व के लिए लाभदायक होता है। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है डार्विन साहब का, वो पूछा जाता है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ने इस पुस्तक के प्रक्रिया में विस्तार से वर्णन किया गया है। तो इसका चार्ल्स डार्विन साहब हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है अणु डीएनए के अणु को द्विकुंडलीय संरचना की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो द्विकुंडलीय के जो होता है डबल हेलिक्स मॉडल जो हम लोग बोलते हैं, ये वॉटसन और क्रिक ने दिया था। तो डीएनए का खोज जीव विज्ञान के इतिहास में एक क्रांतिकारी मोड़ था। जेम्स वॉटसन और क्रिक ने 1953 में डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल, इस तरह से जो आप लोग देखते होंगे, जो डीएनए इस तरह से है, डबल हेलिक्स मॉडल रहता है, ये किसने दिया था? वॉटसन और क्रिक ने दिया था। इन्हें इस डबल हेलिक्स मॉडल की खोज के लिए 1962 ईस्वी में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसे सामने रखा गया था? जो उत्परिवर्तन का सिद्धांत है, तो ये उत्परिवर्तन का सिद्धांत की खोज के लिए हुगो डी ब्रिज ने विकास के प्रक्रिया की समझाने के लिए उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत के अनुसार नई प्रजाति का विकास धीरे धीरे ना होकर के अचानक होने लगती है, बड़ी परिवर्तन के कारण होता है। उन्होंने बताया कि परिवर्तन आनुवांशिक होता है और विकास का मुख्य चालक होता है। यह डार्विन के क्रमिक विकास के विचार में थोड़ा भिन्न दृष्टि प्रस्तुत करता है। तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? हुगो डू ब्रीज ने। बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर। अगला सवाल है कि वोल्ट मापी, जिसे वोल्ट मीटर बोलते हैं, का मुख्य उपयोग क्या चीज में करते हैं? तो वोल्ट मापी जो है, इसको दो बिंदुओं के बीच की जो विभवांतर है, विभवांतर को हम लोग मेजरमेंट करते हैं। तो वोल्ट मापी एक महत्वपूर्ण विद्युत उपकरण है जिसका उपयोग किसी परिपथ में इन्हीं दो बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर को मापने के लिए किया जाता है। इसे हमेशा परिपथ में उन दो बिंदुओं के समांतर जोड़ा जाता है जिसे जिनके बीच वोल्टेज मापने होता है। इसे आदर्श वोल्ट मापी की प्रतिक्रिया अनंत होती है ताकि वह परिपथ से न्यूनतम धारा ले सके। धारा मापी को उच्च प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो वोल्ट मापी दो बिंदुओं के बीच की विभवांतर। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो गुरुत्वाकर्षण के बारे में किसने बताया था? तो आइजैक न्यूटन साहब ने। गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार ब्रह्मांड में प्रत्येक दूसरे कण को एक ऐसा बल को आकर्षित करता है जो न्यूटन के द्वारा गुणनफल के समान और उनके बीच की दूरी के वर्गानुपाती होता है। बल हमेशा आकर्षण बल होता है। यह दोनों पिंडों को केंद्र की ओर जोड़ता है और इस नियम के कारण पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी चारों ओर घूमते हैं। तो आइजैक न्यूटन हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान और भार का संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो वस्तु का जो भार और द्रव्यमान है, वो द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार स्थान के अनुसार बदलते रहता है। अभी हमने बात किया है ना कि जो बड़ा जी का मान है वो कांस्टेंट रहता है और ये छोटा जी, इसका मान हर जगह बदलते रहता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है केंचुआ का किसान का मित्र क्यों कहा जाता है? केंचुओं को किसान का मित्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह मिट्टी में भुरभुरा बनाकर उनको हवा के आवागमन को बढ़ाता है, इसलिए केंचुआ को क्या बोलते हैं? किसान मित्र। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है अमीटर। अमीटर का उपयोग परिपथ में क्या मापने के लिए किया जाता है? तो अमीटर का जो प्रयोग है वो विद्युत धारा को मापने के लिए करते हैं। अमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग किसी विद्युत परिपथ में बहने वाले जो विद्युत धारा है उसको मापने के लिए
किया जाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, आधुनिक आनुवांशिक का जनक किसे माना जाता है? तो आधुनिक आनुवांशिक का जनक ग्रेगरी जॉन मेंडल साहब को माना जाता है। ग्रेगरी जॉन मेंडल साहब ने मटर का पौधे पर अपना प्रयोग के माध्यम से आनुवांशिक के बुनियादी नियमों का खोज किया था, इसीलिए ग्रेगरी जॉन मेंडल को आनुवांशिक का जनक कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह की बात करें तो ये बृहस्पति है। और बृहस्पति जो है, इसका द्रव्यमान अन्य सभी ग्रहों से भी 2.5 गुना अधिक होता है। इसमें क्यों, कौन सा, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन गैस और हाइड्रोजन प्लस हीलियम गैस का मिश्रण है। तो बी, सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सा गैस निकलती है? तो निकलता है कौन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है, प्रकाश संश्लेषण जब भी होता है तो जो गैस निकलता है वो ऑक्सीजन है, और कार्बन डाइऑक्साइड को ये यूज करता है अपने भोजन को बनाने के लिए। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, मानव शरीर का सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो सबसे बड़ी हड्डी की बात करें तो फीमर। फीमर सबसे बड़ी हड्डी है। और ये जो फीमर है ये कहाँ पे रहती है, जांग में रहती है। और सबसे मजबूत हड्डी की बात करें तो जबड़े की जो हड्डी होती है वो सबसे मजबूत हड्डी होती है। और सबसे छोटी हड्डी की बात करें तो स्टेपीज। स्टेपीज जो हड्डी है वो सबसे छोटी है और ये कान में रहती है। पढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो जल डब्ल्यू में जो वाटर में जो घुलनशील विटामिन है वो कौन है, बी और सी। और ए, डी, ई, के, ये चार जो विटामिन है ये वसा में घुलनशील होता है। तो बी और सी जो विटामिन है वो जल में घुलनशील है। तो यहाँ पे देखिए एक ही दिया बस सी, तो सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए इकाई क्या है? तो ध्वनि की जो तीव्रता है वो हम लोग डेसिबल में मेजरमेंट करते हैं। तो सामान्य बातचीत के लिए हम लोग को 60 डेसिबल ध्वनि की जरूरत होती है, और 85 डेसिबल से अधिक की जो ध्वनि होती है ये कानों के लिए हानिकारक होती है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, इस उपकरण का प्रयोग रक्तचाप मतलब ब्लड प्रेशर मापने के लिए उपयोग करते हैं? तो ब्लड प्रेशर को मापने के लिए स्फेग्नोमोनोमीटर का यूज करते हैं। ब्लड प्रेशर जो है वो 120/80 रहना चाहिए। तो ये ऑप्शन सी इज द, सॉरी बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, कार्य का एसआई मात्रक क्या है? तो कार्य का एसआई मात्रक क्या है, जूल। कार्य का एसआई मात्रक जूल है। बढ़ते हैं अगले सवाल सवाल की ओर। तो अगला सवाल है कि पीतल किन धातुओं का मिश्रण है? तो आप याद रखिएगा, पीताजी। पीतल जो है वो तांबा और जिंक, जिसको हम लोग जस्ता बोलते हैं ना, तो तांबा और जस्ता, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में पाया जाता है? ओजोन परत है वो कहाँ पे पाया जाता है, मौसम घटनाएं सब होती है समताप मंडल में। और जो सॉरी, क्षोभ मंडल में मौसम से रिलेटेड जितनी भी घटनाएं होती है क्षोभ मंडल में। लेकिन यहाँ पे पूछा ओजोन लेयर जो है वो कहाँ पे पाया जाता है? तो ओजोन लेयर वो समताप मंडल में पाया जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल और आज का आखिरी सवाल है कि सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो सापेक्षता का जो सिद्धांत है वो अल्बर्ट आइंस्टाइन साहब ने दिया था। इन्होंने ही इक्वल टू एम सी स्क्वायर ये फॉर्मूला दिया था। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आज का सेट यही खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।